राजस्थान की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तवे की तरह जल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत, सूखी झाड़ियां और एक सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। यह कहानी वीरगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जो भारत की सीमा के इतना करीब था कि अगर हवा तेज चले तो सरहद के उस पार की धूल भी यहां के लोगों के आंगन में आ गिरती थी। वीरगढ़ के लोग बहादुर थे। उनके खून में वफादारी और मिट्टी से प्यार था, लेकिन उनकी आंखों में एक डर भी हमेशा रहता था। यह डर किसी दुश्मन की गोली का नहीं था, बल्कि उस छिपी हुई मौत का था जो जमीन के नीचे दबी थी। बारूदी सुरंगें, लैंडमाइंस। दशकों पहले हुए युद्ध खत्म हो चुके थे, फौजें वापस जा चुकी थीं, लेकिन वो अपने पीछे जमीन के सीने में जो बारूद बो गए थे, वो आज भी जिंदा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हमारी जमीन श्रापित है। यहां खेती करने वाला किसान जब हल चलाता है तो उसे पता नहीं होता कि अगली बार उसका पैर जमीन पर पड़ेगा या सीधे आसमान में उड़ेगा। इसी गांव में एक पुराना टूटा फूटा मिट्टी का घर था, जिसकी छत आधी गिर चुकी थी और दीवारों पर दरारें थीं, जो उस घर की गरीबी की कहानी चीख चीख कर बता रही थीं। इस घर में 13 साल का अर्जुन रहता था। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, बिखरे हुए बाल और कपड़ों पर हमेशा ग्रीस और तेल के काले निशान। अर्जुन की उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने वो देख लिया हो जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। अर्जुन के पिता किशन लाल गांव के एक साधारण चरवाहे थे। 3 साल पहले अपनी बकरियों को चराने के लिए वो जंगल की तरफ गए थे। शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था। अर्जुन अपनी मां के साथ घर के दरवाजे पर बैठा पिता का इंतजार कर रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आवाजें इतनी तेज थी कि घर के बर्तन हिल गए। पूरा गांव उस दिशा में दौड़ा जहां से धुएं का गुबार उठ रहा था। नन्हा अर्जुन भी अपनी मां का हाथ पकड़कर भागा। जब वो वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक गहरा गड्ढा था और हवा में बारूद की कड़वी गंध। उस दिन अर्जुन ने अपनी मां की चीखें सुनी थीं, वो चीखें जो आज भी उसकी नींद में गूंजती थीं। उस एक धमाके ने अर्जुन का बचपन छीन लिया था। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मां सावित्री दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और अर्जुन ने स्कूल का बस्ता छोड़कर कबाड़ का बोरा उठा लिया था। गांव के लोग अर्जुन को कबाड़ी वाला कहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस लड़के के दिमाग में कबाड़ नहीं, बल्कि विज्ञान का एक ऐसा तूफान चल रहा था जो दुनिया बदलने की ताकत रखता था। अर्जुन सुबह होते ही गांव के पास बने सेना के पुराने डंपिंग यार्ड और कबाड़ खानों में पहुंच जाता, जहां लोग टूटी हुई चीजों को कचरा समझते थे। अर्जुन को उनमें खजाना दिखता था। एक खराब रेडियो में उसे ट्रांजिस्टर दिखता, टूटी हुई साइकिल में उसे गियर और चेन दिखती और पुराने फेंके हुए पंखों में उसे मोटर दिखाई देती। दोपहर का समय था। अर्जुन अपने घर के पीछे बने एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठा था। यह उसकी प्रयोगशाला थी। चारों तरफ तारों का जंजाल, लोहे के टुकड़े, नट बोल्ट और अजीबोगरीब औजार बिखरे पड़े थे। पसीने से लथपथ अर्जुन एक पुराने खिलौने की मोटर को एक लोहे के पाइप से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां सावित्री हाथ में एक गिलास छाछ लेकर आई। उसने बेटे को इतनी शिद्दत से काम करते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन बेटा, सावित्री ने धीमी आवाज में कहा, कब तक इन लोहे लक्कड़ से खेलता रहेगा? थोड़ा आराम कर ले। देख, तेरा चेहरा कितना काला हो गया है। अर्जुन ने सिर उठाया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक चमक थी जो उसकी गरीबी को ढक देती थी। मां, ये लोहा लक्कड़ नहीं है, ये मेरा सपना है। देखना, एक दिन मैं इससे कुछ ऐसा बनाऊंगा कि हमारे गांव के किसी भी पिता को फिर कभी उस मैदान में नहीं मरना पड़ेगा। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसके दिल में डर था। वो जानती थी कि सपने देखने की कीमत गरीबों को बहुत भारी चुकानी पड़ती है। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फिक्र करनी चाहिए। ये आविष्कार और विज्ञान बड़े लोगों के चोचले हैं। तू कहीं काम पर लग जा तो घर का खर्च अच्छे से चलेगा। अर्जुन ने मां का हाथ अपने हाथ में लिया, जो बर्तन मांज कर खुरदरा हो चुका था। मां, बाबूजी हमेशा कहते थे कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है ताकि वो अपनी किस्मत बदल सके। मैं कबाड़ बीनता हूं ताकि मुझे वो पुर्जे मिल सकें जो मुझे चाहिए। तुम भरोसा रखो। अर्जुन का यह जुनून सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। वो रात रात भर जागता। उसके पास बिजली नहीं थी,
तो वो डिबरी मिट्टी के तेल का दिया की रोशनी में काम करता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे जब वो शाम को बाजार से गुजरता अपनी पीठ पर लोहे का भारी सामान लादे हुए, तो लोग फप्तियां कसते, अरे देखो देखो, हमारा नन्हा वैज्ञानिक आ गया। सरपंच का बेटा रंजीत हंसते हुए कहता, आज क्या बनाने वाला है अर्जुन, उड़ने वाली चप्पल या अपने लिए सोने का महल? सब लोग हंसते, लेकिन अर्जुन चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाता। उसे बुरा लगता था, बहुत बुरा। कई बार उसका मन करता कि सब छोड़ दे, चिल्लाए, रोए, लेकिन फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आता और वो गड्ढा याद आता जिसने उन्हें निगल लिया था। वो अपना अपमान पी जाता और अपने काम में और ज्यादा जुट जाता। एक दिन गांव में एक और हादसा हुआ। इस बार कोई इंसान नहीं, बल्कि गांव के एक गरीब किसान रामदीन काका की बैलगाड़ी बारूदी सुरंग की चपेट में आ गई। रामदीन काका तो बच गए क्योंकि वो गाड़ी से थोड़ी दूर थे, लेकिन उनके दोनों बैल मारे गए। वो बैल ही उनकी रोजी रोटी थे। रामदीन काका सड़क के बीचों बीच बैठकर बच्चों की तरह रो रहे थे, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अर्जुन भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द फिर से जाग उठा। उसने मुट्ठी भींच ली, अब और नहीं, बहुत हो गया। उसे अपना आविष्कार पूरा करना ही होगा। उसने तय कर लिया कि वो एक ऐसा यंत्र बनाएगा जो जमीन के नीचे छिपे लोहे और बारूद को सूंघ सके, इंसान के कदम रखने से पहले। उस रात अर्जुन सोया नहीं। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में जमा किए गए सारे खास पुर्जे निकाले। उसके पास एक पुराना टूटा हुआ मेटल डिटेक्टर था जो उसे कबाड़ में मिला था, लेकिन वो काम नहीं करता था। उसके पास सेना के ट्रक का एक पुराना हाइड्रोलिक पंप था, कुछ स्प्रिंग्स थे और ढेर सारे तार। उसने अपनी कॉपी खोली जिस पर उसने कोयले से अजीबोगरीब चित्र बनाए हुए थे। वह एक मशीन बनाना चाहता था, लेकिन पहियों वाली गाड़ी नहीं। पहिए वाली गाड़ियां उबड़ खाबड़ रास्तों, पत्थरों और झाड़ियों में फंस जाती थीं। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो जानवर की तरह चल सके, जिसके पैर हों, जो चट्टानों पर चढ़ सके और गड्ढों को लांघ सके। उसे एक कुत्ता बनाना था, लोहे का कुत्ता। अगले 15 दिन अर्जुन के लिए पागलपन भरे थे। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। वो स्कूल की दीवार के पास जाकर घंटों कुत्तों को चलते हुए देखता। वो देखता कि कैसे कुत्ता अपना वजन संतुलित करता है, कैसे वो अपने अगले पैर रखता है और फिर पिछले। उसने भौतिक विज्ञान की कोई किताब नहीं पढ़ी थी, उसे न्यूटन के नियम नहीं पता थे, लेकिन उसे देखकर सीखने की अद्भुत कला आती थी। उसने लोहे के पाइपों को काटकर पैर बनाए। जोड़ों जॉइंट्स के लिए उसने साइकिल की चेन और बेयरिंग का इस्तेमाल किया। सबसे मुश्किल काम था उसे दिमाग देना। उसे चलाने के लिए एक सर्किट की जरूरत थी। अर्जुन ने पुराने रिमोट कंट्रोल कार के सर्किट को तोड़ा, उसे रेडियो के रिसीवर के साथ जोड़ा और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे वो उसे दूर से एक रिमोट से कंट्रोल कर सके। शरीर तो बन गया, लेकिन उसमें जान डालना बाकी था। बैटरी। अर्जुन के पास इतनी बड़ी बैटरी खरीदने के पैसे नहीं थे जो इस भारी लोहे के ढांचे को चला सके। उसने अपनी मां की वो छोटी सी चांदी की पायल जो बची हुई थी, उसे चुपके से देखा। वो जानता था कि यह पाप है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने मन ही मन मां से माफी मांगी और उस पायल को शहर जाकर बेच दिया। उन पैसों से वो एक पुरानी लेकिन ताकतवर बैटरी और कुछ शक्तिशाली मैग्नेट ले आया। जब उसने पहली बार तारों को जोड़ा तो वो लोहे का ढांचा थरथराया, एक चिंगारी निकली और फिर शांत हो गया। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या यह नहीं चलेगा? उसने फिर से तारों की जांच की। एक तार ढीला था, उसने उसे कसा और फिर से स्विच दबाया। खर्रर खर्रर, एक अजीब सी आवाज आई। मशीन का एक पैर हिला, फिर दूसरा। वो लोहे का ढांचा जो देखने में एक बेडौल कुत्ते जैसा लग रहा था, अपनी जगह से खिसका। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उसका नाम रखा शेरू, क्योंकि शेरू सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो अर्जुन का दोस्त, उसका सिपाही और उसके पिता की याद था। लेकिन शेरू अभी अधूरा था। उसे सिर्फ चलना नहीं था, उसे सूंघना था। अर्जुन ने उस पुराने मेटल डिटेक्टर की कॉइल को खोला और उसे शेरू के अगले हिस्से में, जहां उसका मुंह होना चाहिए था, वहां फिट कर दिया। उसने एक छोटा सा लाल बल्ब शेरू की पीठ पर लगाया। अर्जुन का विचार यह था कि जैसे ही शेरू किसी धातु या बारूद के ऊपर से गुजरेगा, मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ लेगा और वो लाल बत्ती जल उठेगी। परीक्षण का दिन आया। अर्जुन शेरू को लेकर गांव से दूर एक सुनसान खेत में गया।
जहां लोगों ने कचरा और लोहे के टुकड़े फेंके हुए थे। उसने शेरू को जमीन पर रखा और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसके हाथ में एक रिमोट था जो उसने खुद बनाया था, एक प्लास्टिक के डिब्बे में बटन और एंटीना लगाकर। चल शेरू, दिखा दे दुनिया को, अर्जुन ने बुदबुदाया और बटन दबाया। शेरू हिला। उसके लोहे के पैर जमीन पर ठक ठक की आवाज करते हुए आगे बढ़े। उसकी चाल थोड़ी अजीब थी, जैसे कोई घायल जानवर चल रहा हो, लेकिन वो चल रहा था। वो ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर से निकल गया, झाड़ियों को पार कर गया। अर्जुन की धड़कनें तेज थीं। उसने शेरू को उस ढेर की तरफ मोड़ा जहां उसने खुद एक लोहे का पुराना तवा मिट्टी के नीचे दबाया था। शेरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसका मुंह उस दबी हुई मिट्टी के ऊपर आया, उसकी पीठ पर लगा लाल बल्ब जल उठा और एक हल्की सी बीप की आवाज आई। अर्जुन खुशी से चिल्ला पड़ा, काम कर गया, ये काम कर गया। वो दौड़कर शेरू के पास गया और उस लोहे के ढेर को ऐसे गले लगाया जैसे वो कोई जीवित प्राणी हो। लोहे की ठंडक में उसे अपने पिता का आशीर्वाद महसूस हुआ। लेकिन अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि पागल अर्जुन ने लोहे का एक भूत बनाया है। शाम को जब अर्जुन शेरू को लेकर गांव में लौटा तो लोगों का हुजूम लग गया। बच्चे डर के मारे अपनी मां के पीछे छिप गए। बुजुर्ग अचरज से देखने लगे। सरपंच, जो अपनी चौपाल पर हुक्का पी रहे थे, उन्होंने अर्जुन को बुलाया। ओ अर्जुन, ये क्या बला ले आया है तू? गांव में पहले ही कम मुसीबतें हैं, जो तू यह लोहे का राक्षस ले आया? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने शेरू की पीठ पर हाथ रखा। काका, यह राक्षस नहीं है, यह शेरू है। यह हमारी रक्षा करेगा। यह जमीन के नीचे दबी मौत को ढूंढ सकता है। भीड़ में से किसी ने जोर से ठहाका लगाया। अरे देखो तो, यह कबाड़ी अब वैज्ञानिक बन गया है। अरे, फौज के पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो कुछ नहीं कर पाई, और तेरा यह टीन का डिब्बा हमारी रक्षा करेगा? हाँ काका। अर्जुन की आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसकी उम्र से बड़ी थी। फौज की गाड़ियां सड़क पर चलती हैं, मेरा शेरू खेतों में, जंगलों में कहीं भी जा सकता है। अगर रामदीन काका के बैलों के आगे शेरू होता तो वो आज जिंदा होते। सरपंच ने गुस्से से कहा, बस कर अपनी बकवास, इसे अभी बंद कर और कबाड़ में फेंक दे। अगर इस मशीन की वजह से कोई हादसा हुआ या यह किसी जानवर से टकरा गया तो तुझे और तेरी मां को गांव से निकाल दूंगा, समझ गया? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शेरू को उठाया, जो काफी भारी था, और अपने घर की तरफ चल दिया। पीछे से लोगों की हंसी और ताने उसका पीछा कर रहे थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि मां दरवाजे पर खड़ी है। उसे लगा मां भी डांटेगी, लेकिन सावित्री ने बेटे के उतरे हुए चेहरे को देखा और समझ गई। उसने अर्जुन के माथे से पसीना पोंछा और शेरू की तरफ देखा। यह तूने बनाया है? हाँ मां, अर्जुन ने सिसकते हुए कहा। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। सब कहते हैं मैं पागल हूं। सावित्री ने शेरू के लोहे के सिर पर हाथ रखा। दुनिया को जो कहना है कहने दे, मुझे तुझ पर विश्वास है, और तेरे बाबूजी देख रहे होंगे तो उन्हें भी होगा। तूने इसे लोगों की भलाई के लिए बनाया है ना, तो भगवान तेरी मदद जरूर करेगा। मां के शब्दों ने अर्जुन के बुझते हुए हौसले में फिर से घी डाल दिया। उसने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसे बस एक मौका चाहिए था, एक ऐसा मौका जहां वो साबित कर सके कि गरीबी का मतलब लाचारी नहीं होता और कबाड़ का मतलब कचरा नहीं होता। और वो मौका किस्मत ने बहुत जल्द, बहुत ही भयानक रूप में उसके सामने पेश किया। कुछ दिनों बाद मौसम बहुत खराब हो गया। धूल भरी आंधियां चलने लगीं। खबर आई कि सीमा पार कुछ हलचल हुई है। गांव में सेना की गश्त बढ़ गई थी। हरे रंग के बड़े बड़े ट्रक और जीपें अक्सर गांव की कच्ची सड़क से गुजरते थे। अर्जुन हमेशा उन्हें दौड़कर देखने जाता था। उसे सेना की वर्दी से प्यार था। वो सोचता था कि बड़ा होकर वो भी फौजी बनेगा। एक सुबह बहुत घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर दातुन कर रहा था, तभी उसने दूर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। यह सेना का काफिला था, लेकिन आज वो आम रास्ते से नहीं आ रहे थे। शायद कोहरे की वजह से या किसी खुफिया जानकारी की वजह से उन्होंने मुख्य सड़क छोड़ दी थी और उस रास्ते से आ रहे थे जो पुराने बंजर खेतों के बीच से होकर गुजरता था। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो रास्ता तो सालों से बंद पड़ा था। गांव के लोग उधर अपने जानवरों को भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि सबको शक था कि पिछली जंग में वहां सबसे ज्यादा माइंस बिछाई गई थीं।
नहीं, नहीं, अर्जुन बुदबुदाया। उन्हें रुकना होगा, वहां मौत है। वह सड़क की तरफ भागा, चिल्लाते हुए, रुक जाओ, रुक जाओ, आगे मत जाओ। लेकिन कोहरे और गाड़ियों के शोर में उसकी नन्ही आवाज दब गई। वो ट्रक और जीपें, जिनमें दर्जनों जवान बैठे थे, धीरे धीरे मौत के मुंह में बढ़ रहे थे। अर्जुन जानता था कि अगर वो उनके पास पहुंच भी गया तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो उसे एक साधारण गांव का लड़का समझकर हटा देंगे। उसे सबूत चाहिए था, उसे मदद चाहिए थी। उसे शेरू की याद आई। अर्जुन उल्टे पैर घर की तरफ भागा। उसकी सांसें फूल रही थीं, फेफड़े जल रहे थे। वो घर में घुसा और चिल्लाया, माँ, शेरू कहाँ है? उसने जल्दी से शेरू को उठाया, रिमोट और बैटरी का बैग कंधे पर टांगा और वापस खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। शेरू का वजन लगभग 15 किलो था, जो अर्जुन के दुबले शरीर के लिए बहुत भारी था। लेकिन उस वक्त उसमें न जाने कहां से हाथी जैसी ताकत आ गई थी। वो शॉर्टकट रास्ते से भागता हुआ, कांटों और झाड़ियों को चीरता हुआ सेना के काफिले के आगे निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, खून निकल रहा था, लेकिन उसे सिर्फ वो ट्रक दिख रहे थे जो उस काला मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। काफिला अब उस खतरनाक इलाके के मुहाने पर पहुंच चुका था। सबसे आगे एक जीप थी जिसमें एक मेजर साहब बैठे थे और पीछे 3 बड़े ट्रक। अर्जुन एक टीले के ऊपर पहुंचा और उसने देखा कि जीप बस उस कच्ची पगडंडी पर उतरने ही वाली है। शेरू, अब तेरी बारी है, अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। उसने कांपते हाथों से तार जोड़े और शेरू को जमीन पर रखा। रिमोट का बटन दबाया। शेरू की आंखों लेड लाइट्स में चमक आ गई। जा शेरू, दौड़, उन्हें रोक ले। अर्जुन ने रिमोट के लीवर को पूरा आगे धकेल दिया। शेरू अपनी पूरी ताकत के साथ ढलान से नीचे उतरा और जीप के रास्ते की तरफ भागा। उसके लोहे के पैर पत्थरों पर टकरा रहे थे, खट खट खट। जीप में बैठे ड्राइवर ने अचानक सामने से कुछ अजीब सी चीज आते हुए देखी। कोहरे में उसे लगा कोई जंगली जानवर है। उसने ब्रेक मारा। साहब, सामने कुछ है। मेजर ने दूरबीन उठाई। यह क्या बला है? लोहे का कुत्ता? शेरू जीप से करीब 100 मीटर आगे जाकर रुक गया। अर्जुन टीले के पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा था। उसका दिल हथौड़े की तरह पीट रहा था। उसने शेरू का सूंघने वाला मोड डिटेक्शन मोड चालू कर दिया। शेरू अब धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ने लगा, ठीक जीप के रास्ते पर। सैनिक अब जीप से उतर चुके थे। उन्होंने अपनी बंदूकें तान ली थीं। उन्हें लगा यह आतंकियों की कोई नई चाल या कोई रिमोट कंट्रोल बम हो सकता है। फायर मत करना, मेजर ने आदेश दिया। देखते हैं यह क्या करता है। अर्जुन ने अपनी सांसें रोक ली। शेरू आगे बढ़ा, 1 कदम, 2 कदम, और तभी शेरू की पीठ पर लगी लाल बत्ती तेजी से जलने बुझने लगी और साथ ही एक तेज बीप 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 की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। सैनिक हैरान थे। सर, यह तो किसी सिग्नल जैसा लग रहा है। अर्जुन जानता था इसका क्या मतलब है। शेरू ने कुछ ढूंढ लिया था। ठीक जीप के टायर के रास्ते में जमीन के नीचे एक एंटी टैंक माइन थी। अगर जीप 2 मीटर और आगे बढ़ती तो सब खत्म हो जाता। लेकिन सैनिक यह नहीं समझ रहे थे। एक जवान ने पत्थर उठाकर शेरू की तरफ फेंका, उसे हटाने के लिए। हट जा। अर्जुन घबरा गया। अगर वो आगे बढ़े तो मारे जाएंगे। उसे कुछ करना होगा। उसे शेरू को बलिदान करना होगा ताकि इन सैनिकों को यकीन हो जाए कि खतरा असली है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शेरू को बनाने में महीनों लगा दिए थे। वो उसका दोस्त था, लेकिन सामने दर्जनों देश के रक्षकों की जान का सवाल था। माफ करना शेरू, अर्जुन रोया। माफ करना मेरे दोस्त। उसने रिमोट पर एक दूसरा बटन दबाया, जिससे शेरू के पैरों की मोटर पूरी स्पीड पर लॉक हो गई और वो सीधे उस लाल बत्ती वाली जगह पर कूदने के लिए तैयार हुआ। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और बटन दबा दिया। शेरू उछला। उसने अपने लोहे के पंजों से उस जमीन को जोर से खोदा जहां सेंसर ने इशारा किया था, और फिर एक धमाका हुआ जिसने धरती को हिला दिया। धड़ाम। धूल, आग और लोहे के टुकड़ों का एक बवंडर आसमान में उठा। वो एंटी टैंक माइन फट चुकी थी। शेरू के परखच्चे उड़ गए थे। उसका एक पैर उड़कर दूर जा गिरा। उसकी मशीनें, उसके तार सब आग की लपटों में समा गए। सैनिक धमाके की तीव्रता से जमीन पर गिर पड़े। मेजर साहब के चेहरे पर धूल और मिट्टी आ गिरी। जब धूल थोड़ी कम हुई तो सबने देखा कि जहां शेरू खड़ा था वहां अब एक बड़ा गड्ढा बन चुका था, ठीक उनकी जीप से 10 कदम की दूरी पर। सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ जलते हुए टायरों और बारूद की आवाज थी।
मेजर धीरे धीरे उठे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो समझ गए थे कि क्या हुआ है। उस अजीबोगरीब लोहे के खिलौने ने अभी अभी उनकी और उनके पूरे पलटन की जान बचाई थी। उसने खुद को उड़ा लिया ताकि वो जिंदा रह सकें। यह क्या था? एक सैनिक ने कांपती आवाज में पूछा। किसने भेजा इसे? मेजर ने इधर उधर देखा। उनकी नजर टीले के ऊपर गई, जहां धुएं और धूल के बीच एक छोटा सा लड़का खड़ा था, हाथ में एक टूटा फूटा रिमोट लिए, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। धमाके की गूंज अभी भी हवा में थी। मेजर विक्रम सिंह ने अपने चेहरे से धूल झाड़ी और सामने देखा। उनकी जीप के सामने सिर्फ 10 कदम की दूरी पर एक गहरा गड्ढा था, जहां से अभी भी काला धुआं उठ रहा था। अगर वो एक पल की भी देरी करते या उस अजीबोगरीब लोहे के जानवर ने छलांग न लगाई होती, तो अभी उनके और उनके जवानों के शरीर के चिथड़े उस बबूल के पेड़ पर लटक रहे होते। पोजीशन लो, पोजीशन लो। हवलदार की चिल्लाती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। सैनिकों को लगा कि यह कोई हमला है। उन्होंने अपनी राइफलें तान लीं और चारों तरफ फैल गए। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं, आंखें दुश्मन को खोज रही थीं। लेकिन दुश्मन कहां था? सामने टीले पर सिर्फ एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, धूल से सना हुआ, हाथ में प्लास्टिक का एक टूटा हुआ डिब्बा लिए, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांप रहा था, लेकिन भाग नहीं रहा था। वो बस उस गड्ढे को देख रहा था जहां उसका शेरू शहीद हो गया था। मेजर विक्रम सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर होल्स्टर में वापस रखी और टीले की तरफ बढ़े। हवलदार, उस लड़के को घेरो, लेकिन फायर मत करना। 4 जवान दौड़ते हुए टीले पर चढ़े। उन्होंने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। बंदूकों की नली उसकी तरफ थी। अर्जुन ने डर के मारे हाथ ऊपर कर दिए। उसका रिमोट जमीन पर गिर गया। कौन है तू? एक सैनिक ने कड़क आवाज में पूछा। किसने भेजा है तुझे, और वो क्या चीज थी? अर्जुन का गला सूख चुका था। डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। मैं अर्जुन हूं, उसने हकलाते हुए कहा। वो मेरा शेरू था। शेरू? सैनिक ने हैरानी से मेजर की तरफ देखा, जो अब टीले पर पहुंच चुके थे। मेजर विक्रम एक सख्त मिजाज फौजी थे। 6 फीट लंबा कद, रौबदार मूंछें और आंखों में वो सख्ती जो सालों की जंग ने दी थी। उन्होंने नीचे गिरे हुए रिमोट को देखा। वो कोई हाईटेक मिलिट्री गैजेट नहीं लग रहा था। वो एक पुराना प्लास्टिक का लंच बॉक्स था, जिसमें कुछ बटन और एक रेडियो का एंटीना टेप से चिपकाया हुआ था। मेजर ने उसे उठाया। यह क्या खिलौना है? उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा। सच बोल लड़के, क्या तू आतंकियों का खबरी है? क्या तूने ही वो माइन वहां लगाई थी ताकि हमें जाल में फंसा सके? अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया। नहीं साहब, नहीं, मैं तो आपको बचाने आया था। वो माइन पुरानी है। मेरा शेरू, मेरा रोबोट। उसने उसे सूंघ लिया था। रोबोट? मेजर ने अविश्वास से हंसा। गांव का एक छोकरा जिसके बदन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, वो रोबोट बनाएगा, और वो रोबोट माइन भी ढूंढेगा। हमें बेवकूफ समझ रखा है। तभी नीचे सड़क से गांव वाले भी दौड़ते हुए आ गए। धमाके की आवाज सुनकर सरपंच और अर्जुन की मां सावित्री भी वहां पहुंच गई थी। सावित्री ने जब देखा कि उसके बेटे को फौजियों ने घेर रखा है और उस पर बंदूकें तनी हैं, तो उसकी ममता सारे डर पर भारी पड़ गई। छोड़ दो उसे, सावित्री चिल्लाई और सैनिकों के घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। उसने अर्जुन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, यह तो बस एक बच्चा है। मेजर विक्रम ने हाथ के इशारे से सैनिकों को पीछे हटने को कहा। माताजी, यह बच्चा नहीं है, इसके पास रिमोट कंट्रोल डिवाइस है, और अभी अभी इसने जो धमाका किया है वो किसी बच्चे का खेल नहीं है। हमें इसे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर ले जाना होगा। नहीं, सावित्री रोने लगी। यह मेरा इकलौता सहारा है। इसके पिता को भी इसी बारूद ने निगल लिया था। अब इसे मत ले जाओ। सावित्री रोने लगी। इसके पिता को भी इसी बारूद ने निगल लिया था। मेजर की आंखों में हल्का सा दर्द उभरा। लेकिन फर्ज होता है। सीमा का इलाका था, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। अक्सर दुश्मन बच्चों का इस्तेमाल जासूसी या बम प्लांट करने के लिए करते थे। अगर यह बेगुनाह है तो शाम तक वापस आ जाएगा। हवलदार, इसे जीप में बैठाओ और उस गड्ढे से उस मशीन के जो भी टुकड़े मिलें उन्हें भी समेट लो। फॉरेंसिक जांच होगी। अर्जुन को जीप में बैठाया गया। गांव वाले सहमे हुए देखते रहे। किसी में फौज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा था कि वो हीरो बनेगा,
लेकिन अब वो एक कैदी था। जीप धूल उड़ाती हुई आर्मी कैंप की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर अर्जुन चुप रहा। वो अपनी गोद में शेरू का एक छोटा सा जला हुआ टुकड़ा मुट्ठी में भींचे हुए था, जो उसे जीप में चढ़ते वक्त जमीन पर मिल गया था। शेरू का एक स्प्रिंग। आर्मी कैंप एक किले जैसा था। चारों तरफ कंटीले तार, ऊंचे वॉच टावर और भारी मशीन गने। अर्जुन को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां सिर्फ एक टेबल, 2 कुर्सियां और छत पर एक धीमा पंखा था। उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसके सामने पानी का एक गिलास रखा गया, लेकिन अर्जुन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला और मेजर विक्रम अंदर आए। उनके साथ एक और अधिकारी थे, कैप्टन सुरेश, जो टेक्निकल विंग तकनीकी विभाग से थे। मेजर ने टेबल पर वो टूटा फूटा रिमोट रखा और अर्जुन के सामने बैठ गए। तो अर्जुन, मेजर ने अपनी टोपी मेज पर रखते हुए कहा। आवाज अब थोड़ी नरम थी, लेकिन सख्त। अब हमें कोई सुनने वाला नहीं है। सच सच बताओ, यह सब तुम्हें किसने सिखाया? क्या कोई आदमी आता है गांव में, कोई ऐसा जो तुम्हें पैसे देता हो या लालच? अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी थकान थी। साहब, मैंने आपसे कहा ना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा। कैप्टन सुरेश, जो रिमोट की जांच कर रहे थे, बीच में बोले। सर, यह रिमोट, यह बड़ा अजीब है। इसका सर्किट किसी किताब में नहीं मिलता। इसमें टीवी के रिमोट का सेंसर है, लेकिन सिग्नल भेजने के लिए इसने किसी पुराने वाकी टॉकी का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यूज किया है। यह जुगाड़ है सर, लेकिन ऐसा जुगाड़ मैंने आज तक नहीं देखा। मेजर विक्रम ने भवें सिकोड़ी। मतलब यह सर, सुरेश ने अर्जुन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा कि यह किसी फैक्ट्री में नहीं बना, इसे हाथ से बनाया गया है। सोल्डरिंग बहुत कच्ची है, तार जगह जगह टेप से चिपकाए गए हैं। कोई भी आतंकी संगठन इतना कच्चा काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, सुरेश ने रिमोट को खोलकर दिखाया। इसके अंदर बैटरी की जगह इसने पुराने नोकिया फोन की बैटरी को काटकर फिट किया है। मेजर विक्रम ने अर्जुन की तरफ देखा। अब उनकी नजरों में शक की जगह जिज्ञासा ले रही थी। तुमने यह कैसे किया अर्जुन? तुम तो स्कूल भी नहीं जाते। अर्जुन ने धीरे से कहा। जरूरत इंसान को सब सिखा देती है साहब। जब मेरे पिता मरे थे, तब मुझे समझ नहीं आया था कि जमीन के नीचे क्या फटा। लोग कहते थे किस्मत फूट गई, लेकिन मैंने सोचा किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, जमीन में तो विज्ञान होता है। मैंने कबाड़ जमा करना शुरू किया। मैं जानना चाहता था कि लोहे को लोहा कैसे ढूंढ सकता है। मेजर कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गए। वो एक गहरे सोच में डूब गए। एक 13 साल का अनपढ़ लड़का जिसने कबाड़ से एक ऐसी मशीन बना दी जिसने उनकी पूरी यूनिट की जान बचा ली, और बदले में उन्होंने क्या किया? उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अपने अंदर एक ग्लानि महसूस हुई। तभी एक सैनिक नॉक करके अंदर आया। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन फील्ड से जो टुकड़े मिले हैं वो अजीब हैं। सैनिक ने एक थैला मेज पर पलट दिया। उसमें से जले हुए लोहे के टुकड़े, साइकिल की चेन, प्लास्टिक के पाइप और एक आधा जला हुआ टेडी बियर का सिर निकला। टेडी बियर? मेजर ने हैरान होकर पूछा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वो शेरू का सिर था साहब। मुझे कोई और ढक्कन नहीं मिला था, तो मैंने अपनी छोटी बहन का पुराना खिलौना लगा दिया था ताकि वो डरावना न लगे। कैप्टन सुरेश हंस पड़े। सर, अब कोई शक नहीं है, कोई भी आतंकी टेडी बियर वाला बम डिटेक्टर नहीं बनाएगा। यह लड़का, यह तो जीनियस है। मेजर विक्रम के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। वो उठे और अर्जुन के पास गए। उन्होंने अपने हाथ से पानी का गिलास उठाया और अर्जुन की तरफ बढ़ाया। पी लो, तुम बहुत बहादुर हो अर्जुन। अर्जुन ने कांपते हाथों से गिलास लिया और एक घूंट में पी गया। साहब, मेरी मां, वो रो रही होगी। क्या मैं घर जा सकता हूं? मेजर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। घर तो तुम जाओगे और शान से जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे कमांडर से मिलना होगा। वो दिल्ली से आए हैं और उन्होंने धमाके की रिपोर्ट सुनी है। वो देखना चाहते हैं कि रेगिस्तान के बीचों बीच किस जादूगर ने उनके जवानों को बचाया। अर्जुन घबरा गया। कमांडर? वो मुझे जेल में डालेंगे? नहीं, मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद तुम्हें सलाम करेंगे। शाम हो रही थी। कैंप के बड़े मैदान में हलचल थी। एक हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा था। यह ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का हेलीकॉप्टर था। वीरगढ़ जैसे छोटे से इलाके में ब्रिगेडियर का आना बहुत बड़ी बात थी। सैनिकों ने लाइन बना ली थी। अर्जुन को एक कर में साफ सुथरी कुर्सी पर बैठाया गया था। मेजर विक्रम उसके साथ खड़े थे।
जब ब्रिगेडियर उतरे तो उनका व्यक्तित्व पहाड़ जैसा था। सफेद मूंछें, सीने पर मेडल और चाल में चीते जैसी फुर्ती। मेजर विक्रम ने सैल्यूट किया और सारी घटना संक्षेप में बताई। ब्रिगेडियर ने चुपचाप सुना। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा जो अपनी फटी हुई चप्पलों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। ब्रिगेडियर अर्जुन के पास गए और घुटनों के बल बैठ गए ताकि उनका कद अर्जुन के बराबर हो जाए। यह देखकर सारे सैनिक हैरान रह गए। एक ब्रिगेडियर एक कबाड़ी वाले के बेटे के सामने झुका था। तो तुम हो वो छोटे उस्ताद? ब्रिगेडियर की आवाज में भारीपन था लेकिन नरमाहट भी थी। सुना है तुमने मेरा एक जीप और 12 जवान बचा लिए और बदले में अपना दोस्त खो दिया। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। शेरू अच्छा दोस्त था साहब, उसने अपना काम किया। और मी ऑल माम। ब्रिगेडियर ने अर्जुन के गंदे हाथों को अपने दस्ताने वाले हाथों में लिया। तुम्हें पता है, हम फौजियों के पास बड़े बड़े रडार हैं, सैटेलाइट हैं, करोड़ों की मशीनें हैं, लेकिन आज वो सब फेल हो गए। वहीं तक कर और तुम्हारा कबाड़ जीत गया। क्यों पता है? अर्जुन चुप रहा क्योंकि ब्रिगेडियर ने उसके सीने पर दिल की जगह उंगली रखी। मशीनें दिमाग से बनती हैं, लेकिन चमत्कार यहां से होते हैं, दिल से। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसलिए तुम्हारा विज्ञान जीत गया। ब्रिगेडियर ने खड़े होकर मेजर से कहा, विक्रम, इस लड़के को जीप में बैठाओ, हम इसे खुद इसके घर छोड़ने जाएंगे। और हां, वो शेरू, उसके जितने भी टुकड़े बचे हैं उन्हें सम्मान के साथ एक बॉक्स में पैक करो। वो सिर्फ कबाड़ नहीं है, वो एक शहीद है। गांव में रात हो चुकी थी। सावित्री अभी भी दरवाजे पर दिया जलाए बैठी थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। तभी गांव के मुहाने पर गाड़ियों की रोशनी दिखाई दी। इस बार एक नहीं, 3 जीपें थीं और सबसे आगे वाली जीप पर भारत का झंडा लगा था। गाड़ियां रुकीं। सावित्री का दिल जोर से धड़का। क्या हुआ होगा? मेजर विक्रम उतरे, फिर ब्रिगेडियर और फिर पिछली सीट से अर्जुन उतरा। मां! अर्जुन दौड़कर सावित्री के गले लग गया। सावित्री ने उसे पागलों की तरह चूमा, टटोला कि कहीं चोट तो नहीं आई। तू ठीक है ना? इन्होंने तुझे मारा तो नहीं? ब्रिगेडियर आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर सावित्री को प्रणाम किया। माताजी, हमने इसे नहीं मारा, बल्कि आज आपके बेटे ने हमें मौत के मुंह से निकाला है। आप एक शेर की मां हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। वो लोग जो कल तक अर्जुन को पागल और कबाड़ी कहते थे, आज खुली मुंह से देख रहे थे कि कैसे फौज के बड़े बड़े अफसर उस लड़के के सामने खड़े हैं। रंजीत, सरपंच का बेटा, भीड़ में पीछे खड़ा अपनी नजरें चुरा रहा था। ब्रिगेडियर ने माइक मेगाफोन हाथ में लिया और गांव वालों को संबोधित किया। वीरगढ़ के लोगों, आप लोग हमेशा शिकायत करते थे कि सरकार आपकी नहीं सुनती, फौज आपकी जमीन खराब करती है। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं कि आपके गांव की मिट्टी में वो हीरा पैदा हुआ है जिसकी चमक दिल्ली तक जाएगी। इस बच्चे ने आज साबित कर दिया कि देश की रक्षा सिर्फ वर्दी पहनकर नहीं होती। जिसके पास जिगर है वो भी फौजी है। एक पाकी करना, मात्रा, एक पाक। फिर ब्रिगेडियर ने एक बॉक्स सावित्री के हाथ में दिया। उसमें शेरू के अवशेष थे, तिरंगे में लिपटे हुए। यह आपके बेटे की पहली कमाई है माताजी, इसे संभाल कर रखिएगा। अर्जुन ने बॉक्स को देखा। उसे दुख था लेकिन गर्व भी था। उसने सोचा, कहानी खत्म हो गई, वो घर आ गया, सब ठीक हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने जाने से पहले अर्जुन को एक कार्ड दिया था। अर्जुन, उन्होंने कहा था, शेरू चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो दिमाग तो तुम्हारे पास है ना जिसने शेरू को बनाया था। अगर मैं तुम्हें वो सारा सामान दूं जो तुम्हें चाहिए, असली मोटर, असली सेंसर, असली लैब, तो क्या तुम शेरू से भी बेहतर कुछ बना सकते हो? कुछ ऐसा जो सिर्फ एक जीप नहीं बल्कि पूरे बॉर्डर को सुरक्षित कर सके। अर्जुन की आंखें फैल गईं। पूरा बॉर्डर साहब? हां, ब्रिगेडियर ने मुस्कुराते हुए कहा। सोचो, अगर तुम तैयार हो तो 1 महीने बाद जयपुर में आर्मी का एक बड़ा टेक्नोलॉजी मेला, टेक फेयर है। वहां आओ, अपना हुनर दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मां का ख्याल और तुम्हारे सारे प्रयोग सब फौज की जिम्मेदारी। गाड़ियों का काफिला चला गया, धूल का गुबार छोड़ते हुए। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, हाथ में वो कार्ड लिए। गांव वाले अब उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन इस बार ताने मारने के लिए नहीं, बल्कि बधाई देने के लिए। रामदीन काका ने आगे बढ़कर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने आज हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा।
तारे चमक रहे थे। उसे लगा एक तारा थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, शायद उसके बाबूजी मुस्कुरा रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी भींची। 1 महीना, उसे 1 महीने में कुछ ऐसा बनाना था जो शेरू से 10 गुना बेहतर हो। लेकिन राह इतनी आसान नहीं होने वाली थी। गांव का एक पुराना दुश्मन लाला धनपत राय, जो कबाड़ और जमीन का माफिया था, वो यह सब देख रहा था। उसे पता था कि अगर अर्जुन फौज के करीब चला गया तो उसके काले धंधे, चोरी का लोहा और स्मगलिंग खतरे में पड़ जाएंगे। लाला ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपने गुर्गों से कहा, यह लड़का जयपुर नहीं पहुंचना चाहिए, इसके सपनों के पर अभी काटने होंगे। उधर अर्जुन अपनी टूटी हुई प्रयोगशाला में वापस गया। उसने शेरू के जले हुए टुकड़े टेबल पर रखे। आराम कर लो दोस्त, उसने धीरे से कहा। अब तेरी जगह तेरा बड़ा भाई लेगा और उसका नाम होगा भीम। मैं ब्रिगेडियर के जाने के बाद वीरगढ़ की हवा बदल गई थी। जिस अर्जुन को कल तक लोग ताने मारते थे, आज उसे देखने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे थे। लेकिन अर्जुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ उस कार्ड पर था जो ब्रिगेडियर साहब देकर गए थे, जयपुर का विज्ञान मेला। उसके पास सिर्फ 30 दिन थे। अर्जुन ने अपनी पुरानी झोपड़ी के पीछे एक नया काम शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य छोटा नहीं था। शेरू एक कुत्ता था, छोटा और फुर्तीला। लेकिन अब अर्जुन को कुछ ऐसा बनाना था जो ताकतवर हो, जो सिर्फ माइंड ढूंढे नहीं, बल्कि अगर माइंड फट भी जाए तो उसे झेल सके। उसे एक चट्टान बनानी थी। इसलिए उसने अपने नए प्रोजेक्ट का नाम रखा भीम, महाभारत के भीम की तरह शक्तिशाली। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ग्रहण जरूर होता है, और वीरगढ़ का ग्रहण था लाला धनपत राय। लाला धनपत राय इलाके का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था। उसका असली धंधा खेती नहीं, बल्कि कबाड़ की तस्करी और जमीन कब्जाना था। सेना के पुराने कबाड़ को वो कौड़ियों के भाव खरीदता और उसे पिघलाकर शहर में महंगे दामों पर बेचता था। अर्जुन का सेना के करीब जाना लाला के लिए खतरे की घंटी थी। हवेली के बड़े आंगन में लाला हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके सामने उसके 2 खास गुर्गे, कालिया और बिल्लू खड़े थे। लाला की आंखों में अंगारे थे। सुना तुम लोगों ने? लाला ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा। वो सावित्री का अनाथ छोकरा अब फौजियों का लाडला बन गया है। ब्रिगेडियर खुद आया था उसे सलाम ठोकने। कालिया ने खैनी मलते हुए कहा, तो क्या हुआ मालिक, बच्चा ही तो है, 4 दिन खेलेगा फिर भूल जाएगा। बेवकूफ, लाला ने हुक्के की नली फेंक कर मारी। अकल के अंधे हो तुम लोग। अगर वो लड़का जयपुर गया और वहां जीत गया तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा, फौज का अफसर बन जाएगा। और अगर वो अफसर बन गया तो सबसे पहले वो हमारे धंधे पर लात मारेगा। वो जानता है कि हम सेना के कबाड़खाने से चोरी करते हैं, वो हमारे लिए आफत है। बिल्लू ने डरते हुए पूछा, तो क्या करें मालिक, टपका दें? नहीं, लाला ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मारने से पुलिस आएगी, जांच होगी, हमें उसका सपना मारना है। उसके हाथ तोड़ने हैं, लेकिन हड्डी वाले हाथ नहीं, उसके हौसले वाले हाथ। जाओ, पहले प्यार से समझाओ। सावित्री गरीब है, उसे पैसे की भाषा समझ आएगी। उधर अर्जुन अपने काम में डूबा था। भीम को बनाने के लिए उसे एक बड़े इंजन की जरूरत थी। शेरू बैटरी से चलता था, लेकिन भीम को डीजल इंजन चाहिए था ताकि वो भारी वजन उठा सके। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास अब गांव वालों का भरोसा था। रामदीन काका, जिनके बैलों की मौत का बदला अर्जुन ने लिया था, वो एक पुराना पानी का पंप लेकर आए। ले बेटा अर्जुन, यह मेरा पुराना पंप है, इंजन इसका ठीक है, देख ले, अगर तेरे काम आ जाए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। काका, यह तो मेरे लिए सोने जैसा है। गांव का लोहार दीनू भी आ गया। अर्जुन, वेल्डिंग का काम मेरे जिम्मे छोड़ दे, तू बस बता कहां क्या जोड़ना है। देखते ही देखते भीम का ढांचा तैयार होने लगा। अर्जुन ने ट्रैक्टर के पुराने टायर, पंप का इंजन और लोहे की मोटी चादरों का इस्तेमाल किया। भीम देखने में किसी जानवर जैसा नहीं, बल्कि एक छोटे टैंक जैसा लग रहा था। उसके आगे अर्जुन ने एक बड़ा सा लोहे का पंजा लगाया था जो जमीन खोद सकता था। लेकिन मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। दोपहर के वक्त जब अर्जुन काम कर रहा था, लाला धनपत राय की जीप अर्जुन के घर के बाहर रुकी। लाला ने अपने गले में सोने की मोटी चेन और हाथ में नोटों की गड्डी लेकर सावित्री के पास गया। राम राम सावित्री भाभी, लाला ने बनावटी मिठास के साथ कहा। सावित्री अपनी चौखट पर खड़ी हो गई। उसने पल्लू से सिर ढका, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। राम राम लाला जी,
आज गरीब की कुटिया पर कैसे आना हुआ? लाला हंसा। अरे भाभी, सुना है तुम्हारा लड़का बहुत बड़ा कारीगर बन गया है, जयपुर जाने की तैयारी कर रहा है। जी, सब ऊपर वाले की कृपा है, सावित्री ने सपाट आवाज में कहा। लाला ने नोटों की गड्डी खटिया पर फेंक दी। देखो भाभी, हम तो तुम्हारे भले की ही बात करेंगे। शहर की हवा अच्छी नहीं होती और फौज की नौकरी में जान का जोखिम है। तुम तो वैसे भी एक सुहाग खो चुकी हो, अब बेटे को क्यों खोना चाहती हो? सावित्री ने नोटों की तरफ देखा भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं लाला जी? सीधी बात यह है, लाला ने अपनी आवाज थोड़ी सख्त की। अर्जुन को रोको, यह मशीन वशीन का भूत उतारो। मेरे पास शहर में एक गैराज है, अर्जुन को वहां भेज दो। महीने का 10,000 दूंगा और यह 50,000 अभी रख लो बस। वो जयपुर नहीं जाएगा। सावित्री की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उसने वो नोटों की गड्डी उठाई और लाला के कदमों में फेंक दी। धूल उड़ गई। लाला जी, सावित्री की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मेरा बेटा कबाड़ी जरूर था, लेकिन बिकाऊ नहीं है। आप अपनी दौलत से मजदूर खरीद सकते हैं, लेकिन एक मां का सपना नहीं खरीद सकते। उठाओ अपने पैसे और जाओ यहां से। मेरा अर्जुन जयपुर भी जाएगा और जीतेगा भी। लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भरे मोहल्ले में एक विधवा औरत ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। वो दांत पीसते हुए वापस मुड़ा। ठीक है सावित्री, बहुत घमंड है ना तुझे अपने बेटे के हुनर पर। याद रखना, हुनर दिखाने के लिए हाथ सलामत रहने चाहिए। लाला के जाने के बाद सावित्री कांपने लगी। वो जानती थी लाला कितना नीच आदमी है। उसने अर्जुन को बुलाया। बेटा, अब हमें सावधान रहना होगा, लाला कुछ भी कर सकता है। अर्जुन ने मां का हाथ थाम लिया। मां, तुमने आज शेरनी की तरह जवाब दिया। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब तो भीम भी तैयार हो रहा है। अगले 15 दिन अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। भीम लगभग तैयार था। यह एक 6 पहियों वाला रोबोट था। इसका शरीर लोहे की मोटी परतों से ढका था। इसके अंदर अर्जुन ने 2 कैमरे फिट किए थे जो उसे ब्रिगेडियर ने भिजवाए थे। सबसे खास बात थी इसका एक 15 दिन लोहे की मोटी परतों से आर्म भुजा, एक हाइड्रोलिक हाथ जो किसी भी बम को बिना इंसानी मदद के डिफ्यूज कर सकता था या उठा सकता था। जयपुर जाने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। गांव में अमावस की रात थी। गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर भीम के पास ही चटाई बिछाकर सो रहा था। उसे अपनी मशीन को अकेला छोड़ने में डर लगता था। सावित्री घर के अंदर सो रही थी। रात के 2 बजे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लाला के गुर्गे, कालिया और बिल्लू अपने साथ 3 और बदमाशों को लेकर आए थे। उनके हाथों में पेट्रोल की बोतलें और लोहे की रॉड थीं। लाला ने साफ आदेश दिया था, मशीन को जला दो और लड़के के हाथ तोड़ दो। वे दबे पांव बाड़े की तरफ बढ़े। कालिया ने इशारा किया। बिल्लू ने पेट्रोल की बोतल का ढक्कन खोला और भीम के ऊपर छिड़कने लगा। पेट्रोल की गंध हवा में फैल गई। तभी एक चमत्कार हुआ, या शायद अर्जुन की छठी इंद्री जाग गई। उसे नींद में भी पेट्रोल की गंध आ गई। वो झटके से उठ बैठा। सामने 5 छायाएं खड़ी थीं। एक के हाथ में जलती हुई माचिस थी। कौन हो तुम? अर्जुन चिल्लाया। कालिया ने माचिस भीम के ऊपर फेंकी। नहीं, अर्जुन ने छलांग लगा दी। उसने अपनी शर्ट उतारकर जलती हुई माचिस पर मार दी, इससे पहले कि आग भीम तक पहुंचती। पकड़ लो साले को, कालिया चिल्लाया। बदमाश अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन सिर्फ 13 साल का था। वो 5 पहलवानों से कैसे लड़ता? एक बदमाश ने उसे पीछे से दबोच लिया और दूसरे ने उसके पेट में लात मारी। अर्जुन दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर गया। तोड़ दो इसके हाथ, कालिया ने रॉड उठाते हुए कहा। देखते हैं फिर कैसे रिमोट चलाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी अंधेरे में एक तेज सनसनाती हुई आवाज आई। सटाक! कालिया चीख पड़ा। उसके हाथ से रॉड छूटकर गिर गई। उसके सिर से खून बह रहा था। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सावित्री खड़ी थी, रौद्र रूप में। उसके हाथ में खेती में इस्तेमाल होने वाली दरांती हंसिया थी जो चांदनी रात में चमक रही थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो किसी देवी का अवतार लग रही थी। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया, सावित्री दहाड़ी, जिंदा गाड़ दूंगी यहीं। बदमाश एक पल के लिए सहम गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक औरत उनसे लड़ेगी। अरे बुढ़िया, तू क्या करेगी? बिल्लू हंसा और आगे बढ़ा, लेकिन सावित्री पीछे नहीं हटी। उसने दरांती हवा में लहराई। एक कदम और आगे बढ़ाया तो सर धड़ से अलग कर दूंगी। मैं एक फौजी की विधवा हूं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। शोर सुनकर अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई। वो रेंगते हुए भीम के पास पहुंचा।
भीम अभी पूरा तैयार नहीं था, लेकिन उसका इंजन चालू था। अर्जुन ने मुख्य स्विच ऑन कर दिया। धड़ 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 भीम का डीजल इंजन किसी राक्षस की तरह गर्जना करने लगा। उसकी तेज हेडलाइट्स अचानक जल उठीं और सीधे बदमाशों की आंखों पर पड़ीं। अंधेरे में अचानक इतनी तेज रोशनी और शोर देखकर बदमाश घबरा गए। अर्जुन ने रिमोट उठाया। उसने भीम के हाइड्रोलिक पंजे को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर पटका। धम, जमीन हिल गई। भागो, यह मशीन तो जिंदा है, एक बदमाश चिल्लाया। उन्हें लगा यह कोई टैंक है जो उन्हें कुचल देगा। सावित्री और भीम, एक तरफ मां की ममता और दूसरी तरफ बेटे का विज्ञान, दोनों मिलकर उन गुंडों पर भारी पड़ गए। डर के मारे वो सब भाग खड़े हुए। कालिया और बिल्लू अपनी चप्पलें छोड़कर भागे। शोर सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग लाठियां और मशालें लेकर दौड़ पड़े। क्या हुआ? चोर, चोर। जब गांव वालों ने देखा कि सावित्री दरांती लिए खड़ी है और अर्जुन घायल पड़ा है, तो उनका खून खौल उठा। अर्जुन ने हांफते हुए बताया, लाला के आदमी थे, वो भीम को जलाने आए थे। रामदीन काका ने गुस्से में लाठी जमीन पर मारी। उस लाला की इतनी हिम्मत! हम खामोश बैठे थे तो उसने हमें कमजोर समझ लिया। सरपंच भी वहां आ गए। उन्होंने अर्जुन की हालत देखी। उसके होंठ से खून बह रहा था और पसलियों में चोट थी। अब बहुत हो गया। लाला ने अपनी हद पार कर दी है। अब यह लड़ाई सिर्फ अर्जुन की नहीं, पूरे वीरगढ़ की है। उस रात वीरगढ़ के लोग सोए नहीं। उन्होंने अर्जुन के घर के चारों तरफ पहरा लगा दिया। नौजवानों ने मशालें जला ली और भीम के चारों तरफ एक मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बना ली। सुबह होते होते लाला को खबर मिल गई कि उसका प्लान फेल हो गया है। और सिर्फ फेल ही नहीं हुआ, बल्कि पूरा गांव अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। लाला हवेली में डर के मारे दुबक गया। उसे पता था कि अगर भीड़ आ गई तो पुलिस भी उसे नहीं बचा पाएगी। लेकिन अर्जुन का ध्यान बदले पर नहीं था, उसका ध्यान भीम पर था। रात की हाथापाई में भीम का एक वायर टूट गया था और एक टायर में आग की लपट थोड़ी छू गई थी। मां, अर्जुन ने दर्द से कराहते हुए कहा, जबकि सावित्री उसकी चोट पर हल्दी लगा रही थी। कल हमें निकलना है और भीम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। सावित्री ने उसके गाल को चूमा। चिंता मत कर, देख बाहर कौन है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। गांव के सारे मिस्त्री, साइकिल ठीक करने वाला, ट्रैक्टर ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला, सब भीम के चारों तरफ खड़े थे। दीनू लोहार ने खिड़की से झांक कर कहा, अर्जुन बेटा, तुम आराम करो, आज भीम को हम तैयार करेंगे। यह अब सिर्फ तुम्हारी मशीन नहीं है, यह वीरगढ़ की इज्जत है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हमेशा अकेले लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज उसे समझ आया कि असली ताकत लोहे या इंजन में नहीं होती, असली ताकत एकता में होती है। अगले 24 घंटे वीरगढ़ ने इतिहास रच दिया। किसी ने भीम को पेंट किया, किसी ने तारों को ठीक किया, किसी ने इंजन में तेल डाला। महिलाओं ने अर्जुन और उसकी मां के लिए रास्ते का खाना बनाया। हर किसी ने अपना योगदान दिया। और जब सूरज की पहली किरण निकली तो भीम तैयार खड़ा था। अब वो सिर्फ कबाड़ का ढेर नहीं था, उस पर तिरंगा झंडा लगा था और बड़े अक्षरों में लिखा था, वीरगढ़ का भीम। सेना का एक बड़ा ट्रक गांव के बाहर आया। ब्रिगेडियर ने अपना वादा निभाया था। उन्होंने अर्जुन और भीम को लेने के लिए गाड़ी भेजी थी। जब अर्जुन ट्रक में चढ़ा तो उसका एक हाथ पट्टी में बंधा था, लेकिन उसका हौसला 7वें आसमान पर था। लाला धनपत राय अपनी हवेली की खिड़की से पर्दे के पीछे से छिपकर देख रहा था। उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। ट्रक धूल उड़ाता हुआ जयपुर की तरफ चल पड़ा। सावित्री ने हाथ हिलाकर विदा किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गर्व था। लेकिन जयपुर का सफर आसान नहीं था, और जयपुर में जो होने वाला था वो अर्जुन की कल्पना से भी परे था। वहां सिर्फ भारत के वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मशीनें लेकर आई थीं। अर्जुन का मुकाबला गांव के गुंडों से नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी और पढ़े लिखे इंजीनियर से होने वाला था। क्या एक अनपढ़ लड़के का जुगाड़ विदेशी रोबोट्स के सामने टिक पाएगा? जयपुर, गुलाबी नगरी। जब सेना का ट्रक जयपुर शहर में दाखिल हुआ तो अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी वीरगढ़ की धूल भरी गलियों और खेतों में बिताई थी। उसने कभी इतनी ऊंची इमारतें नहीं देखी थीं जो बादलों को छू रही हों। उसने कभी इतनी चौड़ी सड़कें नहीं देखी थीं जिन पर हजारों गाड़ियां एक साथ दौड़ रही हों। रात की रोशनी में शहर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ लग रहा था। ट्रक की खिड़की से हवा आ रही थी।
लेकिन यह हवा वीरगढ़ की हवा जैसी नहीं थी। इसमें पेट्रोल, इत्र और अमीरियत की गंध थी। सावित्री ने अपने पल्लू से चेहरा ढक लिया था। वो घबराई हुई थी। इतनी भीड़, इतना शोर, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। बेटा, सावित्री ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा, क्या हम सही जगह आए हैं? यह जगह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं लगती। अर्जुन ने मां का हाथ कसकर थाम लिया। मां, ब्रिगेडियर साहब ने बुलाया है। हम यहां घूमने नहीं आए, जीतने आए हैं। अगली सुबह वो लोग जयपुर एग्जीबिशन सेंटर प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे। यह एक विशाल स्टेडियम जैसा हॉल था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। एयर कंडीशनर चल रहे थे। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना चेहरा देख लो। छत पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी थीं जो सूरज से भी ज्यादा तेज चमक रही थीं। अर्जुन और सावित्री अपने पुराने कपड़ों और धूल्सने जूतों के साथ वहां बहुत अलग लग रहे थे। उनके पीछे 2 फौजी जवान भीम को एक ट्रॉली पर धकेल कर ला रहे थे। हॉल के अंदर नजारा देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। वहां सैकड़ों स्टॉल लगे थे। हर स्टॉल पर बड़े बड़े बैनर लगे थे। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों के बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में टाई लगाए, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए अपने प्रोजेक्ट सजा रहे थे। उनके पास लैपटॉप थे, टैबलेट थे और उनके रोबोट्स। अर्जुन ने एक रोबोट देखा जो पूरी तरह से सफेद प्लास्टिक और कार्बन फाइबर का बना था। वो एकदम फिल्म के रोबोट जैसा लग रहा था। उसके बगल में खड़ा लड़का अपने दोस्तों को बता रहा था, इसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। यह वॉइस कमांड पर चलता है। अर्जुन ने अपने भीम को देखा। लोहे की जंग लगी चादरें, ट्रैक्टर के टायर और वेल्डिंग के भद्दे निशान। उन चमकदार मशीनों के बीच उसका भीम किसी कबाड़ के ढेर जैसा लग रहा था। जब वो अपने स्टॉल नंबर 42 पर पहुंचे तो आसपास के स्टॉल वाले बच्चे हंसने लगे। बगल वाले स्टॉल पर आर्यन सिंघानिया खड़ा था। वो दिल्ली के सबसे महंगे स्कूल का टॉपर था। उसके बाल जेल से सेट थे और कलाई पर महंगी घड़ी थी। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए अर्जुन को देखा। एक्सक्यूज मी, आर्यन ने हिंदी में अंग्रेजी लहजे के साथ कहा। क्या तुम लोग रास्ता भूल गए हो? यह साइंस फेयर है, कबाड़ बाजार नहीं। सफाई कर्मचारी पीछे के रास्ते से जाते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपना सामान रखना शुरू किया। सावित्री को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि यहां तमाशा खड़ा करने से उनके बेटे का नुकसान होगा। तभी एक जज जो चश्मा लगाए हुए थे और हाथ में फाइल पकड़े हुए थे, राउंड पर निकले। उनके साथ मीडिया वाले भी थे। वो आर्यन के स्टॉल पर रुके। आर्यन ने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया जो हवा में स्थिर होकर फोटो खींच सकता था। जज बहुत प्रभावित हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उनकी नजर अर्जुन के स्टॉल पर पड़ी। वो रुके। उन्होंने भीम को ऊपर से नीचे तक देखा। एक अजीब सी मशीन जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था और जिससे डीजल की हल्की गंध आ रही थी। यह क्या है? जज ने फाइल से नाक ढकते हुए पूछा। अर्जुन आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सर, यह भीम है। यह एक एंटी लैंडमाइन रोबोट है। यह जमीन के नीचे दबे बम को ढूंढ सकता है और उसे डिफ्यूज भी कर सकता है। भीड़ जमा हो गई। आर्यन और उसके दोस्त पीछे खड़े होकर खीसे निपोर रहे थे। जज ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह तो ट्रैक्टर जैसा लग रहा है और यह धुआं तो नहीं छोड़ता। यहां ऐसी चल रहा है, प्रदूषण मना है। सब लोग हंस पड़े। अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं सर, अर्जुन ने कहा, यह काम करता है। मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, जज ने घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। दिखाओ यह डिब्बा क्या करता है। अर्जुन ने जल्दी से अपना रिमोट उठाया। उसने मन ही मन भगवान को याद किया। चल मेरे भीम, आज इज्जत रख ले। उसने स्विच ऑन किया। खट्टर पटर, खट्टर पटर। इंजन ने एक आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अर्जुन ने फिर से कोशिश की। ढुक ढुक फुस। काला धुआं निकला और मशीन शांत हो गई। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। उसने कल रात ही सब चेक किया था। क्या हुआ? उसने फिर से तार हिलाए, फिर से बटन दबाया, लेकिन भीम टस से मस नहीं हुआ। भीड़ में हंसी और तेज हो गई। मैंने कहा था ना, आर्यन जोर से बोला। यह कबाड़ी वाला है, यहां टाइम पास करने आया है। जज ने सिर हिलाया। बेटा, तुम्हारा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। प्लीज इसे हटाओ, हमें आगे जाना है। हमारे पास और भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं। सर, 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। अर्जुन गिड़गिड़ाया।
वो घुटनों के बल बैठकर मशीन को खोलने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। शायद कोई तार हिल गया है रास्ते में। प्लीज सर। सॉरी, जज ने आगे बढ़ते हुए कहा। नेक्स्ट। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सब खत्म हो गया। इतनी मेहनत, शेरू की कुर्बानी, मां की बेइज्जती, गांव वालों की उम्मीदें, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। वो रोना चाहता था, जोर जोर से रोना चाहता था। सावित्री ने देखा कि उसका बेटा टूट गया है। वो दौड़कर आई और उसके पास बैठ गई। उसने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया। रो मत, सावित्री ने सख्त आवाज में कहा। तू फौजी का बेटा है। फौजी मैदान छोड़कर नहीं भागते। लेकिन मां, यह चल नहीं रहा, अर्जुन ने सिसकते हुए कहा। सब लोग हंस रहे हैं। हम हार गए। मशीन खराब हुई है, तेरा दिमाग नहीं, सावित्री ने कहा। खोल इसे, देख क्या हुआ है। जब तक मैं यहां खड़ी हूं, कोई तुझे यहां से नहीं हटा सकता। तभी भीड़ में से एक भारी आवाज आई, रुकिए। सब लोग मुड़े। वहां ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह खड़े थे, अपनी पूरी वर्दी में। उनके साथ 2 और सीनियर अधिकारी थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। जज, जो आगे बढ़ चुके थे, वापस लौट आए। ब्रिगेडियर सर, जज ने घबराते हुए कहा। ब्रिगेडियर सीधे अर्जुन के पास आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ जवान? ब्रिगेडियर ने पूछा। मैदान ए जंग में रोना मना है सर, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही, अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। ब्रिगेडियर ने मशीन को देखा, फिर जज को देखा। डॉक्टर वर्मा, जज, विज्ञान का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है। विज्ञान का मतलब है गिरकर फिर से खड़ा होना। इस लड़के को 10 मिनट दीजिए। अगर यह मशीन ठीक कर लेता है तो इसका डेमो सबसे आखिर में होगा, और अगर नहीं कर पाता तो मैं इसे खुद बाहर ले जाऊंगा। जज के पास ब्रिगेडियर की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है सर, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ब्रिगेडियर ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, याद है तुमने क्या कहा था? जरूरत इंसान को सब सिखा देती है। ढूंढो समस्या क्या है। अर्जुन ने आंसू पोंछे। उसने अपना पेचकस स्क्रूड्राइवर उठाया और भीम का बोनट खोला। अंदर तारों का जंजाल था। उसने एक एक तार चेक किया। इंजन ठीक था, बैटरी ठीक थी। तो फिर क्या हुआ? उसकी नजर फ्यूज बॉक्स पर गई। एक छोटा सा तांबे का तार जो मेन सर्किट को जोड़ता था, वो जल चुका था। शायद जयपुर आते वक्त ट्रक के झटकों की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। फ्यूज उड़ गया है, अर्जुन चिल्लाया। तो बदल दे, सावित्री ने कहा। मेरे पास दूसरा तार नहीं है मां, अर्जुन ने हताशा से अपना बैग टटोला। मैं स्पेयर पार्ट्स लाना भूल गया। समय बीत रहा था। 5 मिनट बचे थे। आर्यन और दूसरे बच्चे घड़ी देख रहे थे। तो कुछ और लगा, सावित्री ने कहा। कुछ भी जो बिजली पकड़ सके। अर्जुन ने इधर उधर देखा। उसे कुछ नहीं मिला। उसे सिर्फ तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था। तभी सावित्री ने कुछ सोचा। उसने अपने बालों में लगी एक पुरानी हेयर पिन बालों की पिन निकाली। यह लोहे की नहीं थी, यह पुरानी पीतल की पिन थी जो उसकी सास ने उसे दी थी। यह ले, सावित्री ने पिन अर्जुन के हाथ में दी। यह धातु है, क्या इससे काम चलेगा? अर्जुन ने पिन को देखा। पीतल बिजली का अच्छा सुचालक कंडक्टर है। उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ मां, यह काम करेगा। अर्जुन ने जल्दी से पिन को मोड़ा। उसने जले हुए फ्यूज को बाहर निकाला और उसकी जगह मां की हेयर पिन फंसा दी। उसने उसे कसकर दबाया और टेप लगा दिया। यह पक्का जुगाड़ था। दुनिया की कोई भी इंजीनियरिंग किताब इसे सही नहीं मानेगी, लेकिन भारत में जुगाड़ ही चलता है। 2 मिनट बचे हैं, जज ने चेतावनी दी। नाव दूसरी, बोट में ज्यादा दूसरी। अर्जुन ने मशीन बंद की। वो खड़ा हुआ। उसके हाथ ग्रीस से सने थे। माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मां, पीछे हटो, अर्जुन ने कहा। उसने फिर से रिमोट उठाया। हॉल में मौजूद हर इंसान की नजर उस भद्दे, जंग लगे रोबोट पर थी। अर्जुन ने बटन दबाया। 1 सेकंड की खामोशी, और फिर धड़ 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 धड़। भीम दहाड़ उठा। इंजन ने काला धुआं उगला, लेकिन वो चल पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के नाजुक रोबोट्स हिल गए। हॉल में मौजूद लोगों ने अपनी उंगलियां कानों में डाल लीं, लेकिन अर्जुन के लिए यह शोर नहीं, संगीत था। ब्रिगेडियर मुस्कुराए। शानदार। जज भी हैरान थे। यह तो चल गया। अर्जुन ने रिमोट से भीम को आगे बढ़ाया। भीम अपने 6 पहियों पर चलता हुआ हॉल के बीच में बने डेमो एरिया प्रदर्शन क्षेत्र की तरफ बढ़ा। वो किसी घायल शेर की तरह चल रहा था, थोड़ा लंगड़ा कर, लेकिन पूरे रौब के साथ। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। डेमो एरिया एक रेतीला मैदान था
जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था ताकि रोबोट्स की क्षमता जांची जा सके। वहां नकली माइंस और बाधाएं थीं। जज ने माइक पर ऐलान किया, अगला प्रदर्शन वीरगढ़ के अर्जुन का, प्रोजेक्ट भीम। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने भीड़ की तरफ नहीं देखा, उसने सिर्फ अपनी मशीन को देखा। भीम, उसने बुदबुदाया, दिखा दे इन अमीरों को कि कबाड़ क्या कर सकता है। उसने लीवर दबाया। भीम रेतीले मैदान में उतर गया। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बाकी बच्चों के रोबोट्स ने सिर्फ समतल जमीन पर चलने का प्रदर्शन किया था, लेकिन भीम को ऊबड़ खाबड़ पत्थरों और रेत पर चलना था, और सबसे बड़ी बात, उसे छिपे हुए मेटल को ढूंढना था। अर्जुन ने भीम की सूंघने वाली सेंसर लाइट ऑन की। भीम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका भारी भरकम पंजा ऊपर उठा हुआ था, तैयार हमला करने के लिए या बचाव करने के लिए। भीड़ सांस रोके देख रही थी। क्या एक हेयर पिन के सहारे चलने वाली मशीन आधुनिक टेक्नोलॉजी को हरा पाएगी? तभी भीम अचानक रुक गया। उसकी लाल बत्ती जलने लगी। बीप बीप बीप। उसने कुछ ढूंढ लिया था। जज ने इशारा किया, दिखाओ क्या ढूंढा है। अर्जुन ने एक दूसरा बटन दबाया। भीम का हाइड्रोलिक पंजा नीचे आया। उसने रेत को धीरे से हटाना शुरू किया। पंजा बहुत ही नजाकत से काम कर रहा था, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। रेत हटी और नीचे से एक धातु की प्लेट दिखाई दी। यह एक डमी माइन नकली बम थी। भीड़ में से हल्की तालियों की आवाज आई, लेकिन अर्जुन अभी रुका नहीं था। सर, अर्जुन ने माइक पर कहा, मेरा भीम सिर्फ ढूंढता नहीं है, यह उसे निकालकर सुरक्षित जगह भी ले जा सकता है। उसने रिमोट घुमाया। भीम के पंजे ने उस डमी माइन को चारों तरफ से जकड़ लिया। उसने उसे जमीन से उखाड़ा और हवा में उठा लिया। यह देखकर जज अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अविश्वसनीय। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। भीम का वो टायर जो कल रात आग से थोड़ा जल गया था, अचानक लोड पड़ने की वजह से फट गया। ढाए। भीम एक तरफ झुक गया। उसके पंजे में पकड़ा हुआ बम छूटने ही वाला था। अगर वो बम गिरता तो डेमो फेल हो जाता। अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। मशीन टेढ़ी हो गई थी। इंजन जोर जोर से आवाज कर रहा था, जैसे वो दर्द में हो। संभालो उसे, ब्रिगेडियर चिल्लाए। अर्जुन ने पलक झपकते ही निर्णय लिया। उसने मशीन को सीधा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भारी थी। इसके बजाय उसने भीम के दूसरे पंजे, जो सपोर्ट के लिए था, को जमीन पर गाड़ दिया, ताकि वो गिरते हुए शरीर को सहारा दे सके। भीम एक अजीब से कोण अंगे पर रुक गया, लगभग गिरते गिरते बचा। लेकिन वो बम अभी भी उसके पंजे में सुरक्षित था, जमीन से इंच भर ऊपर। भीम कांप रहा था, इंजन चीख रहा था, लेकिन उसने बम को नहीं छोड़ा। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अर्जुन ने धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे भीम को उस हालत में ही घसीटते हुए सेफ जोन, सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाया। टायर फटा हुआ था, रिम जमीन पर घिसट रहा था, चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन भीम ने हार नहीं मानी। जैसे ही भीम ने बम को सुरक्षित बॉक्स में रखा, अर्जुन ने इंजन बंद कर दिया। मशीन शांत हो गई। अर्जुन पसीने से लथपथ होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। क्या वो पास हुआ या वो टायर फटने की वजह से फेल हो गया? उसने डरते डरते जजों की तरफ देखा। जज वर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से ताली बजानी शुरू की। एक ताली, दो ताली, और फिर ब्रिगेडियर ने ताली बजाई, फिर सावित्री ने, और फिर पूरे हॉल ने। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे कोई बादल फट गया हो। वो बच्चे जो पहले हंस रहे थे, अब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आर्यन सिंघानिया भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने टेक्नोलॉजी देखी थी, लेकिन उसने ऐसा जज्बा पैसियां कभी नहीं देखा था। ब्रिगेडियर मंच पर आए। उन्होंने अर्जुन का हाथ ऊपर उठाया। देवियों और सज्जनों, ब्रिगेडियर की आवाज गूंजी, आपने आज बहुत से रोबोट देखे। कोई सुंदर था, कोई तेज था, लेकिन जंग के मैदान में हमें सुंदरता नहीं, मजबूती चाहिए। हमें वो चाहिए जो घायल होने के बाद भी अपना मिशन पूरा करे। और आज इस भीम ने और इस लड़के ने वही करके दिखाया है। अर्जुन ने मां को देखा। सावित्री रो रही थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। पुरस्कार वितरण समारोह, प्रीज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला था। सबको लग रहा था कि अर्जुन ही जीतेगा, लेकिन तभी जजों के पैनल में एक बहस शुरू हो गई। एक जज जो नियमों के बहुत पक्के थे, उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन ब्रिगेडियर सर, इस मशीन में कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड सुरक्षा मानक नहीं है। इसमें खुले तार हैं, इसका टायर फट गया,
हम इसे नेशनल अवार्ड कैसे दे सकते हैं? यह खतरनाक है। अर्जुन का दिल फिर से धक धक करने लगा। क्या आखिरी मौके पर बाजी पलट जाएगी? क्या गरीब का जुगाड़ नियमों की किताब से हार जाएगा? हॉल में सन्नाटा खिंचा हुआ था। मंच पर जजों के बीच बहस चल रही थी। एक तरफ वो नियम कायदे थे जो कहते थे कि मशीन सुरक्षित होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो हकीकत थी जो अर्जुन ने अभी अभी दिखाई थी। नियमों वाले जज मिस्टर खन्ना अपनी बात पर अड़े थे। ब्रिगेडियर साहब, हम भावनाओं में बहकर फैसला नहीं ले सकते। यह एक साइंस फेयर है। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। उस मशीन का टायर फट गया। कल को अगर बैटरी फट जाती तो यह बच्चों के लिए खतरनाक है। हम इसे विजेता घोषित नहीं कर सकते। अर्जुन का दिल डूब रहा था। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था। सावित्री की आंखों में भी डर था, लेकिन वो अपने बेटे को दिलासा देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, सावित्री ने धीरे से कहा। तूने अपना काम कर दिया, दुनिया ने देख लिया। इनाम मिले ना मिले, तू मेरे लिए हीरा है। तभी ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने माइक थाम लिया। उनकी सख्त आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मिस्टर खन्ना, ब्रिगेडियर ने कहा, आपने सही कहा, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आप जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो एयर कंडीशन्ड कमरों की सुरक्षा है। और यह लड़का, उन्होंने अर्जुन की तरफ इशारा किया, यह लड़का उस सुरक्षा की बात कर रहा है जो सीमा पर खड़े जवान को चाहिए। ब्रिगेडियर मंच से नीचे उतरे और सीधे उस फटे हुए टायर वाले भीम के पास जाकर खड़े हो गए। आप कहते हैं यह मशीन भद्दी है? हाँ है। आप कहते हैं यह जुगाड़ है? हाँ है। लेकिन सियाचिन के -50 डिग्री तापमान में जब आपकी करोड़ों की विदेशी मशीनें जम जाती हैं, तब यही हिंदुस्तानी जुगाड़ काम आता है। राजस्थान की तपती रेत में जब फैंसी सेंसर पिघल जाते हैं, तब यही देसी लोहे का ढांचा टिकता है। ब्रिगेडियर ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। इस लड़के ने टायर फटने के बाद भी हार नहीं मानी। इसने मशीन को गिरने नहीं दिया, उस बम को जमीन पर लगने नहीं दिया। यह सेफ्टी फेलियर नहीं है मिस्टर खन्ना, यह कैरेक्टर चरित्र है। और जंग के मैदान में हमें सुंदर मशीनें नहीं, जिद्दी मशीनें चाहिए। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति, हर छात्र, हर माता पिता अपनी सांस रोके सुन रहे थे। मैं डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान संगठन का प्रतिनिधि हूं, ब्रिगेडियर ने अपनी आवाज ऊंची की। और मेरी नजर में विज्ञान वही है जो इंसान की जान बचाए, बाकी सब खिलौने हैं। इसलिए जजों का जो भी फैसला हो, भारतीय सेना का फैसला हो चुका है। ब्रिगेडियर ने अपनी जेब से एक सोने का मेडल निकाला। यह साइंस फेयर का मेडल नहीं था, यह उनकी अपनी रेजिमेंट का मेडल था। आज का असली विजेता वीरगढ़ का अर्जुन है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बार तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। आर्यन सिंघानिया, जो अब तक अपने रोबोट पर घमंड कर रहा था, वो भी धीरे से ताली बजाने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली हीरो कौन होता है। जज मिस्टर खन्ना भी अपनी जगह पर शर्मिंदा खड़े थे। उन्होंने भी मुस्कुराकर सहमति दे दी और फिर आधिकारिक घोषणा हुई। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और यंग इनोवेटर ऑफ इंडिया का खिताब अर्जुन को दिया जाता है। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। 5 लाख रुपये, उसने जिंदगी में इतने शून्य एक साथ नहीं देखे थे। वो कांपते पैरों से मंच पर चढ़ा। सावित्री उसके पीछे थी। जब ब्रिगेडियर ने अर्जुन के गले में मेडल पहनाया और सावित्री के हाथ में चेक दिया, तो उस मां का सब्र टूट गया। वो वहीं मंच पर फूट फूट कर रो पड़ी। यह वो आंसू थे जो सालों से उसकी आंखों में सूखे हुए थे। पति की मौत का गम, गरीबी का दर्द, लाला के ताने, सब आज खुशी में बह गए। मीडिया वाले पागलों की तरह फोटो खींच रहे थे। अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन तय थी, कबाड़ से कमाल, अनाथ बच्चे ने सेना का दिल जीता। लेकिन इस जीत की गूंज सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं थी। इसकी गूंज वीरगढ़ में भी सुनाई दी। गांव में पंचायत भवन के पास लगे एकमात्र टीवी पर पूरा गांव यह नजारा देख रहा था। जब अर्जुन का नाम पुकारा गया तो गांव में दिवाली जैसा माहौल हो गया। लोग सड़कों पर निकल आए, ढोल बजने लगे, गुलाल उड़ने लगा। रामदीन काका खुशी से नाच रहे थे और हवेली में लाला धनपत राय अपने सोफे पर बुत बना बैठा था। टीवी स्क्रीन पर अर्जुन और ब्रिगेडियर हाथ मिला रहे थे। लाला के हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया। बर्बाद हो गए, लाला बुदबुदाया। अब यह लड़का वापस आएगा तो पुलिस लेकर आएगा। और लाला की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जयपुर में जीत के बाद ब्रिगेडियर ने एक फोन कॉल किया था और उस एक फोन कॉल का असर यह हुआ
कि वीरगढ़ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, जो कल तक लाला की जेब में थे, आज लाला के दरवाजे पर खड़े थे। लाला धनपत राय। पुलिस इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकालते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ अवैध जमीन कब्जाने और अर्जुन के घर पर जानलेवा हमले का सबूत मिला है। चलो गाड़ी में बैठो। लाला ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने हवेली को घेर रखा था। आज किसी को लाला से डर नहीं लग रहा था। लाला को घसीटते हुए जीप में डाला गया। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अर्जुन की जीत ने सिर्फ एक साइंस फेयर नहीं जीता था, उसने पूरे गांव को उनके डर से आजाद कर दिया था। उधर जयपुर में समारोह खत्म हो चुका था। भीड़ छंट चुकी थी। अर्जुन और सावित्री अपना सामान समेट रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। तभी एक सूट बूट पहने व्यक्ति अर्जुन के पास आया। बधाई हो अर्जुन। उस व्यक्ति ने अपना कार्ड दिया। मैं एक बड़ी अमेरिकन रोबोटिक्स कंपनी से हूं। हम तुम्हें अमेरिका ले जाना चाहते हैं। वहां पढ़ाई, घर, गाड़ी सब मिलेगा। तुम्हारी मां को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बस तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। सैलरी इतनी मिलेगी कि तुम 50 भीम बना सकोगे। यह एक बहुत बड़ा ऑफर था। किसी भी गरीब बच्चे के लिए अमेरिका जाना सपने जैसा था। सावित्री ने अर्जुन की तरफ देखा। उसे लगा अर्जुन तुरंत हां कर देगा, लेकिन अर्जुन ने कार्ड को हाथ में लिया, उसे देखा और फिर वापस उस आदमी को पकड़ा दिया। माफ कीजिएगा सर, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, लेकिन मेरा काम यहां अधूरा है। अधूरा? वह आदमी हैरान रह गया। पागल हो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मुझे पता है सर, अर्जुन ने भीम पर हाथ फेरा, लेकिन मेरे पिता इसी मिट्टी में मरे थे। मेरी मां ने इसी मिट्टी में मुझे पाला। अगर मैं अमेरिका चला गया तो वीरगढ़ के बाकी बच्चों को कौन सिखाएगा? और सर, मेरी मशीन भारत की सीमाओं के लिए बनी है, बेचने के लिए नहीं। वह आदमी अवाक रह गया। उसने अर्जुन को सलाम किया और चला गया। पीछे खड़े ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह यह सब सुन रहे थे। उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वो आगे आए। अर्जुन, तुमने उसे मना कर दिया। 5 लाख में पूरी जिंदगी नहीं कटेगी बेटे। पैसे नहीं चाहिए साहब, अर्जुन ने कहा। बस एक वादा चाहिए। क्या आप मुझे पढ़ने का मौका देंगे? मुझे और सीखना है। मुझे भीम को और बेहतर बनाना है। ब्रिगेडियर मुस्कुराए। अर्जुन, मैंने दिल्ली बात कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष प्रस्ताव भेजा है। तुम अभी बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हें सीधे नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन सरकार तुम्हारी पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी लेगी। तुम भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे और साथ ही तुम DRDO की लैब में जूनियर कंसल्टेंट के तौर पर काम करोगे। तुम्हें बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। सच में सर? और मेरी मां? तुम्हारी मां भी तुम्हारे साथ रहेंगी। सरकारी आवास मिलेगा। अब तुम्हें झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। सावित्री ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। वापसी का सफर किसी विजय जुलूस से कम नहीं था। जब अर्जुन और सावित्री वीरगढ़ वापस पहुंचे तो उनका स्वागत फूलों की बारिश से हुआ। लाला जेल जा चुका था। गांव अब बदल रहा था। अर्जुन ने अपने घर की मिट्टी को माथे से लगाया। उसने अपनी पुरानी वर्कशॉप प्रयोगशाला को देखा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। कुछ साल बीत गए। समय का पहिया घूमा। वो छोटा सा अर्जुन अब एक जवान युवक बन चुका था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो फटे पुराने कपड़ों में नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों वाले सफेद कोट में रहता था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। एक दिन भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था। एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि दुश्मन ने एक पूरे इलाके में सैकड़ों नई तरह की माइंस बिछा दी हैं, जिन्हें आम मेटल डिटेक्टर नहीं पकड़ सकते। सैनिकों का आगे बढ़ना नामुमकिन था। कमांडर ने वायरलेस पर चिल्लाया, हम फंस गए हैं, हमें मदद चाहिए, एयर सपोर्ट भेजो। तभी हेडक्वार्टर से आवाज आई, एयर सपोर्ट नहीं, हम आपको कुछ बेहतर भेज रहे हैं। प्रोजेक्ट भीम आ रहा है। आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उससे एक बड़ा सा बॉक्स नीचे उतारा गया। बॉक्स खुला और उसमें से एक मशीन बाहर निकली। यह वो पुराना भीम नहीं था, यह भीम 2 शून्य था। चिकना स्टील का शरीर, 6 मजबूत पहिए, लेजर सेंसर और सोलर पैनल। यह एक आधुनिक युद्ध मशीन थी और उसके पीछे रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए एक युवक खड़ा था, अर्जुन। अर्जुन ने मेजर, जो अब कर्नल बन चुके थे, विक्रम सिंह को सैल्यूट किया। अर्जुन, कर्नल विक्रम ने हैरानी से उसे पहचाना। तुम वापस आ गए? वादा किया था सर, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा।
जब तक यह मशीन सीमा पर नहीं होगी मेरा सपना पूरा नहीं होगा। अर्जुन ने रिमोट का बटन दबाया। भीम 2 शून्य ने अपनी लेजर आंखों से जमीन को स्कैन करना शुरू किया। एक के बाद एक उसने सारी छिपी हुई माइंस को ढूंढ निकाला और उन्हें बिना धमाके के निष्क्रिय डिफ्यूज कर दिया। रास्ता साफ हो गया। एक बात रखता है कि बात पर बात करते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन एक टीले पर बैठा था। उसका रोबोट भीम उसके बगल में शांत खड़ा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुरानी धुंधली सी फोटो निकाली। यह उसके पिता की फोटो थी। बाबूजी, अर्जुन ने हवा में कहा, देख रहे हो ना, अब कोई बेटा अनाथ नहीं होगा। मैंने अपना वादा निभाया। तभी उसका फोन बजा। वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर सावित्री का बूढ़ा लेकिन खुश चेहरा था। खाना खाया बेटा? मां ने पूछा। हाँ मां, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं और हम जीत गए। कहानी का अंत एक खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। वीरगढ़ के उसी पुराने स्कूल में जहां अर्जुन कभी पढ़ने नहीं जा पाया था, अब एक नई प्रयोगशाला बनी है। उसके दरवाजे पर लिखा है अर्जुन इनोवेशन लैब। वहां गांव के दर्जनों बच्चे, लड़के और लड़कियां हाथ में पचकस और तार लिए बैठे हैं। वो अब कबाड़ को कचरा नहीं समझते, वो उसमें अपना भविष्य देखते हैं। एक छोटा बच्चा जो शायद 7 या 8 साल का है, वो एक टूटे हुए पंखे की मोटर से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन वहां आता है और उसके पास झुकता है। क्या बना रहे हो छोटू? अर्जुन पूछता है। बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, मैं उड़ने वाला जूता बना रहा हूं ताकि मैं स्कूल जल्दी पहुंच सकूं। अर्जुन हंसता है और बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है। बनाओ, जरूर बनाओ। याद रखना, अगर दिमाग में जिद हो और दिल में आग तो कबाड़ भी उड़ सकता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, उस प्रयोगशाला से, वीरगढ़ के खेतों से और फिर नीले आसमान की तरफ, जहां एक सेना का विमान गर्व से उड़ रहा है। यह कहानी उन हजारों गुमनाम भारतीय प्रतिभाओं को समर्पित है जो संसाधनों की कमी के बावजूद अपने सपनों से देश का निर्माण कर रहे हैं। जय हिंद।